धन्यवाद। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल। थैंक यू सर। धन्यवाद। My list, my name was on list 19 yesterday. If you had checked the list, you would have come to know. Something changed, but yesterday my name was on number 19, and this is 19. No disrespect to anybody. उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम हमारी आज़ादी के पश्चात भारत गणतंत्र बना, उसकी 75वीं सालगिरह में हम लोग यहाँ पर, कृपया चर्चा नहीं करें आपस में। राष्ट्रपति महोदया के ओर से दोनों सदनों को जो उन्होंने संबोधन किया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव जिनको जाना है बिना बोले जाए, पैरों से जाए। में मैं यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। जिनको बाहर जाना है बिना आवाज के चले जाए, कृपया। जी बोलिए। और भारत का जो गणतंत्र है, 75 साल के बाद जो हमारे संविधान के निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में ये संविधान की जो हमारे पार्लियामेंट ने स्वीकृति दी, 75 साल के इस इतिहास में ये भी हम लोगों को बहुत गर्व की बात है कि एक राष्ट्रपति, वो भी महिला, और वो भी एक आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आज इस देश के दोनों सदनों को संबोधन करती है, तो ये हमारे देश के एक प्रगति का ये निशानी है। और इस वजह से हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इतने बड़े देश को आज़ादी के बाद 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद, इतने अलग अलग मज़हब, इतनी भाषाएं, इतने प्रांत, हमारी वेशभूषा और सभी हमारी जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद, अगर हमको किसी एक कड़ी ने जोड़ के रखा है, वो हमारे भारत का संविधान है। और उस संविधान को हम लोगों ने सशक्त बनाना चाहिए, उसके आधार पर एक नए विकसित भारत की नींव रखने की कोशिश करना चाहिए। कई हमारे वक्ताओं के भाषण दोनों ओर से हम देखते हैं और सुनते हैं, तब लगता है कभी कभी कि इतनी भी ऐसे मामलों में कटुता लाने की ज़रूरत नहीं है, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, क्योंकि ये एक प्रकार से उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए ये बात करते हैं, और बात दूसरी होती है यहाँ पर, तो कभी कभी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। खैर, हमारे देश को आगे बहुत अच्छा भविष्य बनाने के लिए हम सब लोगों के मन में ये भाव है, किसी भी साइड के हो, आखिर देश के प्रति सम्मान सभी को होता है। और आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से हमारे देश में जो सरकार चल रही है, बनी है, उसने एक बदलते हुए आधुनिक भारत को और भविष्य के भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। विकसित भारत 2047 की हमारी संकल्पना सबकी है कि 100 साल जब पूरे हो तो हमारा भारत बदला हुआ भारत हो, जहाँ का हर नागरिक स्वस्थ हो, कुशल हो, शिक्षित हो, अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा हो, उनके बाल बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो। ये सभी की संकल्पना ये होनी चाहिए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, ये निश्चित ये केवल नारा ये बोलने के लिए या राजनीति के लिए नहीं है, ये सही में सभी लोगों को इसको समझना चाहिए, इसको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सबका साथ में उनका भी साथ होना चाहिए। सबके प्रयास में जिन राज्यों की बात हमारी रेणुका जी कर रही थी, उनका भी उसमें हिस्सा होना चाहिए, तभी ये हमारा भारत सही में 2047 में विकसित होगा। भारत की इतनी चुनौतियाँ, अभी हमारे प्रश्नकाल में कृषि के बारे में कुछ बात हो रही थी,
हमारी उपज के एमएसपी के बारे में बात हो रही थी। हम लोग ये भी तो याद रखें कि इस मुल्क में अभी तो ठीक है, हम भी बहुत कम उम्र के थे, मगर बहुत सारे हमारे सदस्य उसके पश्चात के भी हैं, कुछ पहले के भी हैं। आपको शायद याद होगा सर कि PL 480 का गेहूं हमारे देश में आयात होता था। तो बनाने वाले मंत्री महाराष्ट्र के थे क्या सर? PL 480 का मुझे ध्यान है। हाँ जी पंजाब राव जी देशमुख हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही एक नामवंत और बहुत मतलब रिस्पेक्टेड हमारे नेता रहे, जो देश के भी उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली। तो वो ज़माने से आज हम कहाँ पर आके खड़े हुए हैं। आज हमारा देश अनाज इतनी बड़ी मात्रा में पैदा करता है, अनाज ही नहीं लेकिन आप हर फसल को देखिए कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग पैदा करते हैं। आज हम लोग हाईएस्ट, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सो मेनी मोर। और इसके अलावा भी आज जब हम देखते हैं कि जिस मात्रा में हम लोग अन्य उपज एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये कृषि क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिसके लिए आज सरकार को जितना हम धन्यवाद दें, मोदी जी को जितना धन्यवाद दें, लोग तो टीका करेंगे मगर सही में जिसको उसका लाभ मिल रहा है वो बताएंगे कि आज गांव का चेहरा बदल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि रातों रात सब कुछ बदल गया है लेकिन प्रयास सही है, ईमानदारी से हो रहे हैं और निश्चित गांव में परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है। एक ज़माना था साहब कि कोई भी गांव में हम जाते थे, महाराष्ट्र के भी गांव की बात बोल रहा हूँ, जो अन्य राज्यों से थोड़ा आगे माना जाता था, हमारे गांव में भी साहब कभी कोई गांव में एक आधा गाड़ी भी नहीं देखने मिलती थी, 2-4 मोटरसाइकिल देखने मिलती थी। आज आपको महाराष्ट्र के किसी भी गांव में, प्रियंका जी आपको ले जाऊंगा क्योंकि आप मुंबई रहती है, आपको एक आधा गांव में ले जाऊंगा। संजय राउत साहब घूमते हैं आजकल ज़्यादा, लेकिन हमारे गाँव में बहुत कुछ आपको तरक्की नजर आएगी। मोदी जी ने मतलब पक्के घर बनाने की जो बात कही, 3-4 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं और उतने ही घर अभी आगे अगले 5 साल में बनाने की संकल्पना है। आज वही बोल रहा हूँ, बन चुके और उतने और बनाने हैं 5 साल में। और आप देखेंगे गांव में आज होते हैं, गरीब लोग आज भी हैं, मगर वो मात्रा कम होते जा रही है। पक्के घर नजर आते हैं आपको, एक एक गांव में 10, 20, 50, 100, 200 गाड़ियाँ, जैसा गांव की साइज, हर घर में मोटरसाइकिल, हर घर में चाहे वो गाय होगी, भैंस होगी, दूध का वो अपना उत्पादन जोड़ धंधे के माध्यम से करता है। अभी मोदी जी की बहुत अच्छी संकल्पना, गांव में हम देखते थे नज़ारे, पिक्चरों में देखते थे कि भाई वो घड़े लेकर हमारी बहनें कुएं पे जा रही हैं, कहीं अपना झील के पास जा रही है, वहाँ से पानी लाकर पूरे घर का दिन भर का वहाँ पर स्टोरेज करती थी। आज हर घर को नल से जल मिलने जा रहा है और बहुत सारे गांवों को मिल चुका है। ये उपलब्धि नहीं है। गांव में पहले लोगों को कभी बीमारी हो गई, कितनी परेशानी होती थी। सड़क नज़दीक के बड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी जोड़ने के लिए नहीं होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया, उसका PMGSY 1 हुआ, 2 हुआ, अभी 3 और अभी 4, और मोदी जी ने उसकी और मात्रा और गति बढ़ा के इतना गांव को शहरों के साथ, बड़े गांवों के साथ जोड़कर लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम किया। और आज सही में जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, लीडर ऑफ हाउस बैठे हैं। आज वो खुद ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, 5 साल वो पहले भी इस जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं कि आज हमारे जो स्वास्थ्य की सेवाएं, पहले गरीब आदमी को सरकारी दवाखाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। कहीं दवाखाना है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं। ऐसी हालत में लोग अपना भटक भटक के, ठोकरें खा के, कई लोगों की ऐसे ही मौत हो जाती थी। आज वो चेहरा बदल गया है। गांव में आप जाएंगे तो कोई, अब ये पहले हम जाते थे नए MP 91 में बने तो अरे हमारे को हार्ट का ऑपरेशन करवा दीजिए, कुछ मदद करवा दीजिए।
हम कैसे वैसे करके कैंप्स करते थे, लोगों को मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन कितने लोगों को कर पाएंगे। मगर आज वो कोई किसी को हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि सबसे बड़ा सेवा का काम उन्होंने इस देश के लोगों के लिए किया है, वो आयुष्मान भारत योजना लाकर किया है। और उसके वजह से आज लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि कितनी सारी लोगों की, गरीबों की उसमें सेवा और उनका पुण्य मिल रहा है। और ये लोगों को आज किसी के पास, किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि इस योजना के शुरू के पायलटिंग 5 वर्ष आपने किए और उसका क्या लाभ मिला। अरे वो देखो, आपके साथ भी थे, आपने हमारा मूल्यांकन जितना करना था उतना ही किया, ज़्यादा नहीं किया। हमारा मूल्यांकन या बिना मंत्री बने भी उतना ही है और ज़्यादा है बल्कि। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ऐसे अलग अलग पहलुओं पर हम विचार करें कि सामान्य लोगों के जीवन में आज हमारे एफसीआई के गोडाउन में इतना सारा अनाज है। कई बार हम लोग यहीं पर इसी सदन में बहस करते थे कि अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, लॉस हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी विशाल है कि ये सब बातें होने के बजाय अगर हमारे पास हमारे बफर स्टॉक के अलावा अगर हमारे पास अनाज है तो हमने ऐसा क्यों करना चाहिए। आज इस देश में ऐसे भी नागरिक हैं जो गरीब हैं और जो गरीब नहीं भी हैं और थोड़ा उसके ऊपर बीपीएल के ऊपर भी हैं, लेकिन आज उनको अनाज अगर हम देते हैं, उनको एडिशनल मदद, अधिक मदद करने की कोशिश करते तो क्यों नहीं होना चाहिए। और उसी तहत कोविड के समय पर जो लोगों को परेशानी महसूस हुई, अनाज की, मुफ्त अनाज की शुरुआत हुई, 80 करोड़ लोगों को 3 साल लगातार मिला और आज अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है इस सरकार ने कि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। तो अच्छी बात है, इसमें किसी को विरोध करने की क्या जरूरत है, किसी को कोई बुरा लगने की बात क्या है। जो अच्छे पहलू है उसको तो पढ़िए, एक आधा चीज आपको नहीं जमी उसको लेकर आप यहाँ पर रेट रहे हैं। इसमें 100 चीज ऐसी है कि जिसके बारे में अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये हाउस में व्यवधान भी नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज बदलते हुए भारत में आज कितनी सारी विकास की कामें हो रहे हैं। आज हमारी सड़कें, एक ज़माना था कि सड़कों का ऐसा होता था कि हाईवे में सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी कई बार हम लोगों को परिभाषा करनी पड़ती थी। लेकिन आज हम लोग, सभी लोग अनुभव करते हैं हमारे अंतर कम हो गए, हमारा सफ़र काफ़ी सुखद हो गया। ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक सोच के साथ किसी ने काम किया, एक लगन के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ काम किया, तब ये संभव हो रहा है। और ये किसी एक राज्य में सड़कें बन रही है ऐसा मैं तो नहीं देखता हूँ। सभी इस देश के सभी राज्यों में किसी भी दल की सरकार हो, उन राज्यों में जाते हैं वहाँ सड़कें बढ़िया बनी है, वहाँ दवाखाने बढ़िया बने हैं, वहाँ एम्स आपने दिए हैं, वहाँ आपने IIM दिए हैं, IIT दिए हैं। सारी सुविधाएं जो आज एक आधुनिक विकसित भारत के आम नागरिक को मिलनी चाहिए, वो आज पूरे देश के हर सूबे में मिल रही है। और ये सब हम लोगों को इस बात का गर्व करना चाहिए। किस बात में भेदभाव होता है? कल बिहार की बात हुई, उसी में बिहार हो गया। अरे बिहार इस देश का हिस्सा है, अगर इस एक हिस्से को अधिक कुछ मिलता है तो उसमें किसी को पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? बिल्कुल होना चाहिए, ये बिल्कुल विकास होना चाहिए, किसी भी सूबे का हो। किसी भी सूबे में अगर कोई और अगर हमको अधिक देने की बात आती है तो हम तो यहाँ पर बैठ के उस सूबे के लिए हम लोगों को और खुशी होनी चाहिए कि उनको अधिक मिला और उनके भलाई की वजह से आज ये हम लोगों को, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज परसों के दिन हम लोग PAC में अपना डिफेंस कमेटी में सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने वहाँ पर कमेटी में प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। आज आप अगर देखेंगे कि किस तरह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने और हमारे पूरे सीमाओं में, और हमारी सीमाएं कोई आसान नहीं है साहब, पूरे विश्व में
अगर सबसे मुश्किल और खतरनाक सीमाएं अगर है तो वो हमारे भारत की है। एक और हिमालय की 18-18, 20-20 हजार फुट की ऊंचाइयों पर हमारे सेना को तैनात रखना पड़ता है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र का तट है, ये कहीं जंगल है। ये सारी चीज़ों के बावजूद आज जो हमारी सेना ने बाखूबी से इस देश के और आपके हमारे रक्षा के लिए काम किया है और उनको जो सुविधा प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने आज जो किया है, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों को सराहना पड़ेगा। और ये आज एक भारत को किसी की आज हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे, भारत को कोई हमारे को कोई डराने की धमकाने की बात करे। और इसी वजह से आज जो भारत है, एक सशक्त नेतृत्व जब मिलता है, हमारा टाइम भारतीय जनता पार्टी के टाइम से मुझे अलॉट किया गया है। नेता सदन है और मुझे वाजपेयी जी का ऑलरेडी संदेश आ चुका। आप बोलिए, चिंता मत करिए, आप बोलिए। और इसीलिए नहीं, ये तो मुझे मालूम है, हमारे पुराने साथी है, टोका टोकी करेंगे, कोई चिंता नहीं है। बाद में आप बाहर आके गले भी मिलते हैं, इसके बिना वो छोड़िए। और मुझे कोई आप अभी मुझे मिले वहां बाहर, कोई चिंता नहीं, यहाँ पर आपको मैं बोलूंगा कि नहीं मिलते हैं, बाहर मिलते हैं। चलिए छोड़िए, खैर आपके अलावा कोई नहीं मिलेगा। सर ऐसा है सर, भारत आज हर तरह से सक्षम है। भारत में अगर आप सोचें 1947 के बनिस्बत आज 2025 में, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब पहले नहीं हुआ है काम, हम भी तो सरकार में रहे, हमने भी तो काम किए, हमारी सरकार ने काम की। चिदम्बरम साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कुछ चीज़ों में। रेणुका जी हमारे साथ मंत्री थी, उन्होंने भी काम किया। ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मैं किसी ने काम नहीं किया। अब ये सब मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ऐसे बोलेंगे तो सब मिलेंगे आपसे। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पहले की सरकारों ने काम किया। कई बार उनको मैंने इस सदन में सुना है, उन्होंने हर सरकार की तारीफ की है। लेकिन जो आज जो एक सशक्त नेतृत्व और सरकार मिली है, इसका भी तो फायदा मिलता है। इसका भी तो आज पूरे विश्व में आज ऐसे ही भारत का खाली सम्मान नहीं बढ़ा है, खाली भारत का खाली रातों रात कोई ऐसे ही बदल गया है, ऐसा नहीं है। भारत में लगातार निरंतर इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ काम हो रहे हैं। आज हम लोगों का आज औद्योगिक विकास देखिए, एक जमाने में इस देश में क्या बनता था, कितनी चीजें बनती थी, उसके बाद बनते गई, ऐसा नहीं कि नहीं बनी। लेकिन आज हर तरह से आज जो पूरे विश्व के उद्योजक हैं, पूरे विश्व का कैपिटल है, वो हमारे देश की ओर आकर्षित हम कर पा रहे हैं। आज हमारा देश विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एक बात निश्चित है सर कि एक विकसित भारत बनाने के लिए हर चीज़ लगेगी। एक जैसे थाल में हम अपना शादी ब्याहों में खाना अलग अलग तरीके का रख के खाते हैं, वैसे एक विकसित भारत 2047 को बनाने के लिए हमारे भारत के भी अलग अलग पहलुओं पर, उसमें ह्यूमन कैपिटल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रहना करना हो, हमारी विदेश नीति हो, हमारी औद्योगिक नीति हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ों को जब तक हम मिलाकर एक अच्छा सशक्त भारत बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं होगा। लेकिन एक समाधान की बात हम सब लोगों को होना चाहिए कि एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार और एक कुशल नेतृत्व भारत को जो मिला है, 10 साल से मिला है और अगले 5 साल के लिए मिला है, और कई वर्षों तक ये भारत हमारा जो विकसित हमको नजर आएगा, वो लोगों को इस सरकार के कंट्रीब्यूशन को, नेतृत्व को जरूर सराहना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए राष्ट्रपति महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। श्रीमती सागरिका घोष। श्रीमती